Hello students, today we are going to discuss your chapter Heredity and Evolution. So let's start from the heredity. Heredity होता क्या है? तो transmission of character from parents to offsprings from one generation to the next generation is called heredity. Heredity हम उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पर पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स हैं उनका ट्रांसमिशन होता है अगली प्रोजेनी के अंदर, और ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं हेरिडिटी. अब वेरिएशंस क्या होती हैं? तो डिफरेंस ट्रेड्स के अंदर जो एक इंडिविजुअल शो करता है अपनी स्पीशीज़ के अंदर और बाय द सेम ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, इनको हम कहते हैं वेरिएशंस. जैसे एक पेरेंट्स के जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो सारे के सारे हर एस्पेक्ट में इक्वल नहीं होते हैं. सो देर आर लिटिल बिट ऑफ वेरिएशंस इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड दीज आर नेम्ड एज वेरिएशंस. जेनेटिक्स क्या होता है? तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जो स्टडी करती है, जो डील करती है स्टडी को, हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी को, उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स. जेनेटिक्स जो टर्म है उसको कॉइन किया था विलियम बैटसन ने इन 1906. अब वेरिएशंस जो है वो एक्यूमुलेट कैसे होती हैं? तो वेरिएशंस का एक्यूमुलेशन होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. वेरिएशंस जो है उनको कॉज करने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पर चांसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन और गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान जो क्रोमोसोमल का सेपरेशन है उसकी वजह से वेरिएशंस जो हैं वो कॉज होती हैं. दूसरा रीज़न है क्रॉसिंग ओवर की वजह से होती है, जो मियोसिस होता है उस दौरान. अब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स जब फ्यूज़ करते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो इसको कहते हैं, इसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं. नेक्स्ट जो रीज़न होता है दैट आर द म्यूटेशंस. म्यूटेशंस जो हैं वो सडन हेरिटेबल चेंजेस होते हैं, डीएनए में होने वाले अचानक होने वाले वो चेंजेस जो नेक्स्ट प्रोजेनी तक ट्रांसफ़र होते हैं, उसको हम कहते हैं म्यूटेशंस. सो मेंडल का कंट्रीब्यूशन देखते हैं हम कि मेंडल ने क्या कंट्रीब्यूट किया जेनेटिक्स की स्टडी में. मेंडल वाज बोर्न इन 1822 इन अ पुअर फैमिली ऑफ मैरियोना एंड बिकम अ monk in 1843. इन 1851 ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, जहाँ पर उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स को स्टडी किया, और उनका जो इंटरेस्ट था वो हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स की तरफ मूव ऑन किया. तो उन्होंने गार्डन पी पाइसम सटाइवम के ऊपर काफ़ी सारा काम किया. उनकी जो फाइंडिंग्स थी उनको पब्लिश किया गया 1866 के अंदर नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रन के अंदर. उसकी फाइंडिंग्स जो थी वो अननोन रहती टिल, क्योंकि 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने एक लंबे टाइम पीरियड के बाद उनको अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर उनको सेम जो ऑब्जर्वेशन थी वो मिली. वो जो 3 साइंटिस्ट थे उनके नाम कुछ इस तरीके से: ह्यूगो ऑफ नीदरलैंड, कार्ल ऑफ जर्मनी एंड एरिक ऑफ ऑस्ट्रिया. ये इंडिपेंडेंटली इन्होंने 1900 के अंदर ये डिस्कवरीज की, और उसके बाद मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स का रिवार्ड दिया गया. अब मेंडल के जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट था उसके बारे में देखते हैं हम. मेंडल ने गार्डन पी या पाइसम सटाइवम को सेलेक्ट किया फॉर द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, और इसके लिए बहुत सारे रीजंस थे. जो पहला और मेन रीज़न था कि इजीली ग्रो हो सकता है, और इसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत छोटा है, तो बहुत सारी जनरेशन्स को स्टडी करना आसान होता है. नेक्स्ट आता है कि इसके पास डिस्टिंक्ट इजीली डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग वेरिएंट्स जो थे कुछ प्लांट्स के वो अवेलेबल थे. जैसे कुछ प्लांट्स टॉल थे, कुछ ड्वार्फ थे, कुछ के जो सीड शेप है वो राउंड था, कुछ का रिंकल था. इस तरीके से कंट्रास्टिंग ट्रेट्स से 2 ऐसे ट्रेट्स जिनके अंदर कंप्लीट वेरिएशंस आपको विजिबल होती हैं. इसके बाद आया कि ऑल द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स वर एग्जिस्टिंग इन एवरी जनरेशन एज अ प्लांट हैड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. प्लांट जो था वो बाइसेक्सुअल था, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स से. सो उसके पास ये जितने भी ट्रेट्स थे वो हर एक जनरेशन के अंदर प्रोसीड कर रहे थे. इन बाइसेक्सुअल प्लांट्स के अंदर जब आर्टिफिशियल क्रॉस फर्टिलाइजेशन इजीली परफॉर्म किया जा सकता था, उसके अलावा हर एक प्लांट जो है वो बहुत सारे सीड्स एक ही जनरेशन में प्रोड्यूस कर सकता था, तो उसका जो स्टडी था वो इजीली हो सकता था. गार्डन पी जो है वो इजीली रेज किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है और हैंडल किया जा सकता है. ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से मेंडल ने गार्डन पी को सेलेक्ट किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. बात आती है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं. तो द कैरेक्टर्स विच अपीयर्स इन 2 अपोजिट कंडीशंस आर नोन एज कंट्रास्टिंग और कंट्रास्टिंग ट्रेट्स. कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, वो एक कैरेक्टर जो 2 डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर अपीयर होता है. जैसे कुछ प्लांट्स टॉल अपीयर हो रहे हैं, कुछ ड्वार्फ अपीयर हो रहे हैं. तो ये जो एक ट्रेट है ये
इसके दो ऑल्टरनेट फॉर्म हैं, इसको हम कहते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट। नेक्स्ट आता है मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसकी टेक्निक क्या थी। तो मेंडल का जो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट था वो 3 स्टेप्स के अंदर परफॉर्म किया गया है। पहला जो था सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट्स, उन्होंने सबसे पहले जो अपना काम किया वो प्योर प्लांट सेलेक्ट करने का किया जिसके अंदर सिमिलर ट्रेट्स हर जनरेशन के अंदर अवेलेबल थे। नेक्स्ट जो किया प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्लांट बाय क्रॉस ब्रीडिंग, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया और यहाँ पर जो पहली जनरेशन थी वहाँ पर उन्होंने हाइब्रिड ऑब्टेन किए। नेक्स्ट था रेजिंग ऑफ सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ द हाइब्रिड्स। ये जो हाइब्रिड्स उनके पास F1 के अंदर आए इनको उन्होंने सेल्फ फर्टिलाइज किया और यहाँ पर उन्होंने फिर इसकी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस की। सो मेंडल टुक अ नंबर ऑफ प्रिकॉशंस ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट, उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत सारी प्रिकॉशंस का ध्यान में रखा। किस तरीके से किया, तो ही ऑलवेज फोकस्ड ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट अंडर कंसिडरेशन एंड इग्नोर द अदर। उन्होंने एक टाइम में सिर्फ एक ही ट्रेट के ऊपर फोकस किया, बाकी के जो ट्रेट्स हैं उनको इग्नोर कर दिया। Like only one trait, that is the size of the plant or the color of flower was considered, such type of crosses are known as monohybrid cross। उन्होंने एक टाइम में एक ट्रेट को ही कंसीडर करके जो क्रॉसेस करवाए तो इस तरीके का जो क्रॉस था उसको नाम दिया गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब एक ट्रेट को लेके उसका हाइब्रिडाइजेशन करवाया जा रहा है। नेक्स्ट टर्म आती है एक टेस्ट क्रॉस। व्हाट आर टेस्ट क्रॉस? सो इट इज द क्रॉस बिटवीन द an organism of unknown genotype and a homozygous recessive organism। अगर हम एक अननोन जीनोटाइप के ऑर्गेनिज्म को क्रॉस करवाते हैं उसके होमोजाइगस रिसेसिव से तो हमें उसका जो जीनोटाइप है वो कंफर्म हो जाता है। इस तरीके का जो क्रॉस होता है उसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस उस टर्म को कहते हैं जहाँ पर मेल और फीमेल को हम चेंज कर देते हैं। लाइक इफ in one generation we are using male as tall whereas female as dwarf, so in the reciprocal cross we use the male of small t and female of large capital T। नेक्स्ट एक टर्म आती है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से होता है, तो डीएनए वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय साइंटिस्ट फ्रेडरिक एंड मिशलर फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स इन 1869। 1869 के अंदर फ्रेडरिक मिशलर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया था। उन्होंने इसको नाम दिया था न्यूक्लियोन क्योंकि इसका एसिडिक नेचर था। लेटर ऑन अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको जो है अलग अलग एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूव किया। 1928 में ग्रिफिथ ने प्रूव किया दैट डीएनए कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है और इसीलिए ये जो है वो हेरिडिटी कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर करने का काम करता है। डीएनए एक मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर है जो लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है, इसलिए इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर और ये जो शुगर है ये पेंटोज शुगर होता है। एक होता है फॉस्फेट ग्रुप और जो थर्ड वन होता है दैट इज नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस जो है डीएनए के अंदर 2 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं प्यूरिन्स। प्यूरिन्स को अगर हम देखते हैं तो 2 होते हैं प्यूरिन्स, एडेनिन और गुआनिन। दूसरे होते हैं पायरामिडीन्स। पायरामिडीन्स 3 होते हैं, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। मेंडल्स कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉसेस परफॉर्म किए उसके बेसिस के ऊपर उसने जो रिजल्ट्स कैरी आउट किए वो कुछ इस तरीके से थे कि मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस था उन्होंने देखा कि ओनली वन ऑफ द 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स अपीयर्ड इन F1 जनरेशन। 2 जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं उनमें से सिर्फ एक ही अपने आप को शो करता है, लेकिन F2 के अंदर दोनों पेरेंटल ट्रेट्स जो है वो अपने आप को शो करते हैं। इन डाईहाइब्रिड क्रॉस दोनों कंट्रास्टिंग जो पेयर्स हैं साइमल्टेनियसली अगर हम उनको कंसीडर करते हैं तो सिर्फ एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन अपीयर होता है F1 के अंदर, लेकिन F2 के अंदर अगर हम इसको देखते हैं तो वहाँ पर दोनों पेरेंटल कॉम्बिनेशंस के अलावा 2 और कॉम्बिनेशंस हमें दिखाई देते हैं। अब बात आती है कि मेंडल के इंटरप्रिटेशंस क्या थी। तो मेंडल ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, वो कुछ इस तरीके से थे कि एक पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर्स कंट्रोलिंग ईच कैरेक्टर इन पी प्लांट और इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। जो
जेनेटिक्स को कंट्रोल करने वाला है वो एक पेयर ऑफ फैक्टर है, और ये जो है वो हर पेयर के अंदर एक जो पार्ट है वो उसके एक पेरेंट से आता है. At the time of reproduction during gamete formation, these factors aggregate so that each gametes receive. गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान ये पेयर फैक्टर जो है वो सेपरेट होते हैं, और जो एक गैमेट है उसके अंदर एक ही पेयर का एक ही फैक्टर जो है वो मूव ऑन करता है. नेक्स्ट आता है जीन्स. सो जीन्स क्या होते हैं? मेंडल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु विजुअलाइज द जीन एज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन 1866. उन्होंने इसको नाम दिया था फैक्टर, और the word gene was introduced by Johnson in 1909. Segment of DNA on a chromosome occupying the specific position is known as gene. DNA के ऊपर का वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, उसके अलावा किसी स्पेसिफिक ट्रेट को कंट्रोल करता है, उसको हम कहते हैं जीन. Near about 30,000 genes are present over the 46 chromosomes in human beings. Human being के केस में हमारे पास 46 chromosomes हैं, 23 pairs of chromosome, और इन 23 pair of chromosome के ऊपर लगभग 30,000 genes जो हैं वो present हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन. तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? तो द मैकेनिज्म बाय विच द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड एज इट बिगिंस द लाइफ. जैसे एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ की शुरुआत करता है, उस दौरान अगर हम उसके सेक्स का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं तो इसको हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन. जेनेटिक और क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. सबसे पहला जो क्राइटेरिया आता है जहाँ पर हम क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है. यहाँ पे हम देखते हैं कि इन केस ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म यहाँ पर सेपरेट सेक्स होते हैं. स्पेसिफिक पेयर ऑफ क्रोमोसोम हर एक डिप्लॉयड सेल के अंदर डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल को, और इन क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम. अदर देन सेक्स क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स. ऑल द अदर क्रोमोसोम्स जो है उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स, और ऑटोसोम्स जो है वो सोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं. सो जेनेटिक्स जो है, जहाँ पर क्रोमोसोम एक इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमाइन करता है, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है. लाइक इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. इफ जाइगोट इज कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, double X chromosome, then the sex of the child will always be a female, whereas if the zygote is carrying XY chromosome, then the sex of the zygote is male. Then the next factor which is responsible for the determination of sex is the role of environmental factors. बहुत बार बहुत सारे organisms में environmental factors responsible होते हैं sex determination के लिए. तो वो किस तरीके से हैं देखते हैं. कभी कभी environmental factors जो हैं वो रेगुलेट करते हैं sex determination को. जैसे कुछ रेप्टाइल्स के अंदर टेम्परेचर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग को इंक्यूबेट किया जाता है हैचिंग से पहले. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम. जैसे इन केस ऑफ टर्टल, क्राइसेमा पिक्टा, यहाँ पर हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर अगर हम 33 डिग्री से ऊपर रखते हैं तो फीमेल प्रोजेनी का डेवलपमेंट होता है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर 28 से नीचे रखते हैं तो ये जो एग है उससे मेल डेवलप होता है. इन केस ऑफ लेजार्ड, एग्मा, यहाँ पर हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर जो है वो रिजल्ट करता है मेल प्रोजेनी को, लेकिन अगर टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो रखा जाता है तो उस पर्टिकुलर एग से डेवलप होती है फीमेल्स. बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की. तो लाइफ हैज़ एन इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू यूटिलाइज द आउटसाइड मटेरियल लाइक लाइट, वाटर, गैसेस और फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शंस इन कंट्रोल्ड मैनर. हम लाइफ को कहते हैं कि एक इनहेरेंट कैपेसिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है उसके आउटसाइड मटेरियल्स को, जैसे लाइट, वाटर, गैसेस या फूड को उसकी एनर्जी, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए बाय डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस. और वो जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो एक कंट्रोल्ड मैनर के अंदर परफॉर्म की जाती है. तो सोलर सिस्टम का जो फॉर्मेशन है सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं. तो ओरिजिन ऑफ लाइफ इज लिंक्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ अवर सोलर सिस्टम. जो लाइफ का ओरिजिन है दैट इज कम्प्लीटली लिंक्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम. सबसे पहले एक थ्योरी आती है बिग बैंग थ्योरी, जो कहा जाता है कि लगभग 15 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स जो था उसका ओरिजिन हुआ था, एक बड़ा बिग बैंग हुआ था, जिसकी वजह से ये जो डेंस एंटिटी है वो रप्चर होके और पूरा का पूरा जो यूनिवर्स था उसकी फॉर्मेशन हुई थी. ये बिग बैंग, ये जो बिग एक्सप्लोजन था, इसने बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस जो थे कॉस्मिक मैटर के
वो स्प्रेड आउट हो गए थे और इनको कहा था नेब्यूला। ये स्लोली कंडेंस्ड हुए और ये नेब्यूला जो थे वो स्लोली कंडेंस्ड हुए और ऑर्गेनाइज्ड हो गए बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर, और ये जो ग्रुप्स थे उन्होंने बनाए स्टार्स, जिनको हम कहते हैं गैलेक्सीज। गैलेक्सीज जो है वो मूविंग अपीयर होती है एक दूसरे से डिफरेंट स्पीड्स के ऊपर, नियरली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड के आसपास जो है वो मूव करती हुई दिखती है। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे और आकाशगंगा। सन जो है वो एक मिलियंस ऑफ स्टार्स में से है जो ड्यूरिंग द बिग बैंग फॉर्म हुए। जो पहली थ्योरी आती है लाइफ के ओरिजिन की, वो आती है एबायोजेनेसिस या नेचुरलिस्टिक थ्योरी और केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये जो है वो कहती है कि वेल एक्सेप्टेड थ्योरी है। ये कहती है कि लाइफ का जो ओरिजिन है वो इनएनिमेट मैटर से हुआ है बाय ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द प्रिमिटिव अर्थ। अर्थ के ऊपर बहुत सारी सीक्वेंस में बहुत सारी रिएक्शंस परफॉर्म हुई जिनसे लाइफ जो है उसका ओरिजिन हुआ। ये थ्योरी जो थी वो 1923 में ऑपरिन और हॉल्डन ने 1929 के अंदर इंडिपेंडेंटली दी थी। इसको समराइज करके ऑपरिन ने अपनी बुक ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर ए बायोजेनेसिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर सिंस के नाम से इसको दिया गया है। और ये थ्योरी जो है वो प्राइमरी ए बायोजेनेसिस के ऊपर फोकस करती है। अभी था किस तरीके से, तो हेल्डन जो थे वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1929 के अंदर सजेस्ट किया कि लाइफ मस्ट हैव अराइजन ऑन द प्रिमिटिव अर्थ फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स के कलेक्शन की वजह से जो है लाइफ का ओरिजिन हुआ। बहुत सारे प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस हुई जहाँ पर बहुत सारे एटम्स कंबाइन हुए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, जहाँ से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हुए, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुए, और फिर पॉली जो न्यूक्लियोटाइड्स थे वो बने। सो दिस इज अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ओवर द अर्थ, हाउ द लाइफ ओरिजिनेट ओवर अर्थ। इसका जो एक्सपेरिमेंटल व्यू था वो कुछ इस तरीके से था। हैव अ लुक ओवर दैट। This kind of experimental establishment was done by Miller and Urey. In this is water, boiling water. यहाँ से boiling water जो था वाटर वेपर्स की फॉर्म में मूव कर रहा था। यहाँ से इसको completely वैक्यूम कर दिया गया था। यहाँ पे कुछ गैसेस प्रोड्यूस की गई, इंसर्ट की गई थी, हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन और वाटर वेपर्स यहाँ पर आए। उसके अलावा यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड से वो डिस्चार्ज हुए, यहाँ पर स्पार्क जो था उसको प्रोड्यूस किया गया। तब जाके यहाँ से हमने इसके आउटलेट पार्ट से, फ्रॉम हेयर आउटलेट पार्ट से हमें कुछ लिक्विड्स ड्रॉपलेट्स जो थी वो ऑब्टेन हुई, और इनको जब टेस्ट किया गया तो पाया गया कि ये कुछ अमाइनो एसिड्स जो थे वो बने थे। सो ये जो थ्योरी थी वो बताती थी कि जो लाइफ है उसका ओरिजिन इनएनिमेट मैटर से हुआ है। दिस इज अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। We'll meet in the next video with the topic evolution. Thank you and have a good day.